वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके, तो इससे पहले अपने पढ़ेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म या जीव अपने जैसे संतति को पैदा करते हैं, यानी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक इट्स ओन। ओके, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक इट्स ओन। और किसके लिए करते हैं ये? अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपने रेस को बनाए रखने के लिए। रिप्रोडक्शन समझ में आया? कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किसके द्वारा? इसमें जीव क्या करते हैं या ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या संतति को प्रोड्यूस करते हैं। अब जनरली दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक, ओके, और दूसरा होता है सेक्सुअल या लैंगिक रिप्रोडक्शन। आप सभी को पता है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, उसमें कोई गैमेट वगैरह नहीं होते, सिंगल पेरेंट्स। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म या जीव का या एनिमल का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। उसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनेसिस। और जो एनिमल बनता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोजॉइड्स। और एनिमल क्या कहता है? ब्लास्टेमा, जिससे बनता है। जैसे सपोज करो हाइड्रा है, हाइड्रा से क्या बना? एक हाइड्रा का एक पीस है ना? इस एक हाइड्रा से क्या बना? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसमें बडिंग हुई, तो बडिंग के द्वारा जब नया हाइड्रा बनता है तो जो हाइड्रा बना, यानी जो हाइड्रा था जिससे ये बना, उसको बोलते हैं ब्लास्टेमा। और जिसके द्वारा नया हाइड्रा प्रोड्यूस हुआ उसके बोलते हैं ब्लास्टोजॉइड्स। इट्स मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, केवल एक ही पेरेंट्स होता है। ठीक है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो एनिमल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनेसिस। और इसमें जो एनिमल प्रोड्यूस होता है या जो एनिमल बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोजॉइड्स। और जिससे बनता है, जिस ऑर्गेनिज्म से बनता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टेमा। ओके, क्लियर है आपको? नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन, जिसमें दो पेरेंट्स थे, दो गैमेट्स थे, मेल और फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट कौन? स्पर्म और ओवम। इन दोनों के फ्यूजन से जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या कहलाती है? इसमें कितने पेरेंट्स हैं? टू पेरेंट्स। इसमें सिंगल पेरेंट्स। इनके फ्यूजन की जिनके द्वारा क्या होगा? ये क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो एनिमल का फॉर्मेशन होता है, इसमें दो गैमेट्स होते हैं, यानी दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, इनके द्वारा जिस एनिमल का फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस, वो विधि, याद रखना प्रोसेस की बात कर रही हूं, वो प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और इस एनिमल को क्या कहते हैं? जो बनता है उसको बोलते हैं oozoids। ओके, तो ये oozoids हो गया। ठीक है, और प्रोसेस क्या हो गई? एम्ब्रियोजेनेसिस हो गई। कितने पेरेंट्स लिए हमने इसमें? टू पेरेंट्स। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमको पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का जब फ्यूजन होगा कि दोनों के कैरेक्टर जो नई प्रोजेनी बनेगी उसमें शामिल हो जाते हैं।
हेरिडिटी कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एनिमल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और जो एनिमल प्रोड्यूस होता है, जो एनिमल बनता है या जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम oozoid कहते हैं। ओके, नाउ अब अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन के रूप में कौन है, दो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो प्राइमरी ऑर्गन के रूप में कौन है, टेस्टिस। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड। ग्लैंड ये कौन से हैं, सेकेंडरी। और एक्सटर्नल जेनिटलिया के रूप में कौन है, पेनिस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए मेल रिप्रोडक्शन में जो एनिमल का मेल प्राइमरी ऑर्गन कौन है, तो कौन है, टेस्टिस। सेकेंडरी ऑर्गन के रूप में किसको जाना जाता है, तो एक्सेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं और एक्सेसरी ग्लैंड्स सहायक ग्रंथियां। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया के रूप में पेनिस। ओके, अब टेस्टिस कैसी स्ट्रक्चर है, जनरली मैं बता रही हूँ आपको कि टेस्टिस एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विस। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस जो होता है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कब प्रेजेंट होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन से स्टेज में, अभी मैं आपको पूरा फुल डायग्राम से बताऊंगी, पहले मैं ये बता दूंगी कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये किसमें प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और जन्म के समय ये कहाँ आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक सैक होता है जिसे बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस है। और ये क्या है, इसका स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक कहाँ होती है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब मेल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी यानी उदरी गुहा के अंदर रहती है, तथा जन्म के समय ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती है, उदरी गुहा से बाहर आके किसमें आ जाती है, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में। ठीक है, इसके अंदर आ जाती है। क्यों, क्योंकि इस स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और अंदर का यानी एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और इतनी अधिक टेम्परेचर पर स्पर्म जीवित नहीं रह पाते, इसलिए ये कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में, क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। स्क्रोटल सैक को प्रशन कोष भी कहते हैं। इंग्लिश में याद किया करो, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में याद कीजिए। मैंने फिर भी लिख दिया है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो शुरू से हिंदी मीडियम में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब हम पढ़ेंगे जनरली टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर। मनुष्य के अंदर जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले मैं जनरल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले मैंने आपको जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी उसमें क्या मैं बताती कि एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, बताया था तुमको कि भ्रूण के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी
एरिस्टोटल। और मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, बॉन बियर। मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? बॉन बियर। ये एम्ब्रियोलॉजी के फादर, जो मैं तुमको बताना भूल गई थी, ये एम्ब्रियोलॉजी तो बता दिया था। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बॉन बियर। ठीक है, अब हम चालू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे अपन, है ना। दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, दो टाइप के होते हैं। नंबर एक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर जननांग और मादा जननांग। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के अकॉर्डिंग, है ना, और वैसे भी आपके 12th के अकॉर्डिंग भी और नीट के अकॉर्डिंग भी। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अपन जनरली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राथमिक जनन अंग और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द्वितीयक जनन अंग, टेस्टिस। वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीयक जनन अंग। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर कौन है? टेस्टिस। टेस्टिस को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसको मैं यहां बता देती हूं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? रेटिटेस्टिस, अभी एक बार नाम लिख रही हूं, उसके साथ साथ आपको डिस्क्राइब करती जाऊंगी। रेटिटेस्टिस, वाशाई फ्रेंचिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये क्या है? ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। प्राइमरी जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर, इसलिए इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। एक्सेसरी, सहायक। एक्सेसरी का मतलब है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? जो सहायक करते हैं, सहायता करते हैं किसको? गैमेट्स को ले जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अंदर रेटिटेस्टिस, वाशाई फ्रेंचिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या है? ठीक है, टेस्टिस क्या है, कहाँ पाई जाती है? अपन किसके बाद में? ह्यूमन बीइंग के अंदर टेस्टिस क्या, वन पेयर टेस्टिस होती है, जो कि राउंडेड अंडाकार शेप में होती है, राउंड ओवल शेप की होती है और पिंक कलर की होती है। इसकी जगह हम लेंथ देखते हैं तो उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक पूरे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है इसी टेस्टिस का। ठीक है, ये टेस्टिस, इसी टेस्टिस को बड़ा बना दिया है। ठीक है, तो टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होती है? ये प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। वन पेयर टेस्टिस, टेस्टिस वन पेयर होती है, पिंक कलर की है, ओवल शेप होती है और
कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में, यानी उदरी गुहा में, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है, श्रोणि प्रदेश में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओवल शेप होती है। अब इस टेस्टिस का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। तो टेस्टिस के चारों तरफ किसका पर्यावरण होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का। और ये जो टेस्टिस होती है ये लगभग ऐसे 1 2 ऐसे जो लोब्स दिख रहे हैं ना आपको, तो टेस्टिस लोब, ये टेस्टिकुलर लोब ऐसे लगभग 250 लोब्स में विभक्त होती है। कितने में विभक्त है? ऐसे 250 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक लोब के अंदर लगभग 1 से 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टिस में क्या? टेस्टिस ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके बाहर डेंस कवरिंग होती है, यानी सघन कवरिंग होती है। और ये कितने लोब में डिवाइड है? ये लगभग 250 लोब के अंदर डिवाइड होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, बता टेस्टिस किस में डिवाइड है? तो कितने लोब में डिवाइड है? 250 लोब में। और प्रत्येक लोब के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अर्थात टेस्टिस की जो इकाई होती है वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर के क्या बनती है? एक टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टेस्टिस किससे मिलकर के बनी हुई है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर लोब में कितनी टेस्टिस वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर एक जाल की समान संरचनाएं बनाती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स निकलते हैं ना, ये सारे मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं और उसको अपन कहते हैं रेटी टेस्टिस। इसको अपन क्या नाम देते हैं? रेटी टेस्टिस। ठीक है, ये देखिए ये रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से फिर क्या निकलेगा? वाशा इफ्रेंसिया। हमेशा याद रखो, किसी का भी आप पढ़ते हो मैमल्स के अंदर तो उसमें देखो सबसे पहला रेटी टेस्टिस है ना, यहाँ से देख लो अपन जनरली टेस्टिस से फिर क्या होगा? निकलेगा रेटी टेस्टिस से वाशा इफ्रेंसिया से एपिडाइमस से वास डिफरेंस निकलता है। ठीक है, वास डिफरेंस। तो इसमें भी देखिए दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो आपस में मिलकर के एक जाल के समान एक रेटिकुलर बनाती हैं, उसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस, यानी जालक है ना, यानी रेटी टेस्टिस का फॉर्मेशन करती हैं। और इससे फिर बहुत सी इस रेटी टेस्टिस से बहुत सी क्या निकलती है? लगभग 15 से 20 क्या निकलती है? वासा इफ्रेंसिया निकलती है। सॉरी, वास इफ्रेंसिया निकलती है। किससे निकलती है? रेटी टेस्टिस से। और फिर ये वासा इफ्रेंसिया से फिर क्या निकलेगा? एपिडिडाइमस के ये देखिए वास इफ्रेंसिया के बाद एपिडाइमस ये ना स्ट्रक्चर जिसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला ब्रॉड वाला पार्ट कैपुट एपिडाइमस कहलाता है। मध्य वाला पार्ट, ये जो मध्य का पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन कहते हैं, इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी ऑफ द एपिडाइमस या कॉर्पस एपिडाइमस। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट जिससे क्या निकलता है? इस नीचे वाले पार्ट से क्या निकलेगा? ऐसे निकलेगा वास डिफरेंस। इसको बोलते हैं कड़ा एपिडाइमस। तो एपिडाइमस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कैपुट ऊपर वाला पार्ट जो कि कैप के जैसी संरचना होती है, और मध्य वाला पार्ट इसका बॉडी ऑफ द एपिडाइमस या कॉर्पस एपिडाइमस, और सबसे लास्ट वाला पार्ट कड़ा एपिडाइमस। इस कड़ा एपिडाइमस से देखिए एक मस्कुलर और ट्यूब के समान संरचना निकलती है। ये देखिए यहाँ से ये कड़ा एपिडाइमस है, इससे एक मस्कुलर और ट्यूब के समान संरचना निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस एब्डोमिनल, ये सारा पार्ट किसमें प्रेजेंट है? ये एब्डोमेन की पेल्विस रीजन में, यानी पेल्विस रीजन में ये सारे पार्ट प्रेजेंट होता है। तो एब्डोमेन से ये जो वास डिफरेंस निकलती, कहाँ से निकल रही थी? एपिडाइमस से। ये कैसी है? ट्यूबुलर है, पेशीय है, यानी पेशीय और नलिकाकार संरचना, मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कहाँ जा रहा है? एब्डोमेन में, यानी उदर वाले भाग में ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर एक क्या बना लेता है? एक लूप बनाता हुआ। देखो इधर से भी लूप बनाता हुआ है, याद रखना। किसके ऊपर लूप बना रहा है? यूरेटर के ऊपर। ये सब नीट की क्वेश्चन अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज है। किसके ऊपर से लूप बनाता हुआ जा रहा है? यूरेटर से।
और फिर कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक और पेयर क्या नाम है, वेसाइकल होता है, जिसे बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल और क्या वास डिफरेंस, ये दोनों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती है, जो किसमें खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट में। और इजैकुलेटरी डक्ट फिर क्या बनाती है, यूरिथ्रा निर्माण करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका था, सेकेंडरी टेस्टिस के एक्सटर्नल फीचर्स थे। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमको क्या क्या चीज दिखी, सबसे पहला 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर अपन कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, टेस्टिस। सेकेंडरी के अंदर रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडाइमस, वास डिफरेंस, ये सब ये क्या है, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा सेकेंडरी के अंदर ये तो आता ही है, सेकेंडरी के अंदर इसके अलावा क्या आती है, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, ये भी इसके अंदर आती है, ये भी सेकेंडरी के अंदर आती है। तो फर्स्ट तो ये वाला पार्ट, ये पूरा फर्स्ट, और ये सेकेंड, ये दोनों, ये एसेसरी डक्ट्स हैं सारी, ये सहायक वाहिनियां हैं। एसेसरी डक्ट किसके अंदर आती है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और एसेसरी ग्लैंड्स भी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आती हैं। तो ये अपन किसका पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब आपसे नीट में पूछेंगे, बताइए मनु क्या नाम है इसका, नर का यानी मेल जो है उनके कौन सा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो कौन सा है, टेस्टिस होता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं, कौन कौन आता है, दोनों चीज, एक तो कौन सी, एसेसरी डक्ट। इन सब का नाम क्या है, इन सब को मिला के अपन क्या कहते हैं, एसेसरी डक्ट, डक्ट। और ये नंबर 1 हो गई, और नंबर 2 ये हो गई एसेसरी ग्लैंड। ये दोनों सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं। तीसरा अगर अपन बाद में पढ़ते हैं, वो तीसरा फॉर्म होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा पेनिस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। अब अपन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस कितने पेयर बताया, 1 पेयर है, पिंक कलर के हैं, ओवल शेप है। कहाँ प्रेजेंट है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। विड्थ कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और टेस्टिस की इकाई क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलके क्या बनती है, एक टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो टेस्टिस होती है कई लोब्यूल्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से कितने लोब्यूल्स हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं, और हर लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जाल के समान संरचना बनाते हैं, जिसे रेटिटेस्टिस कहते हैं। रेटिटेस्टिस से फिर 15 से 20 नलिकाएं के समान संरचना निकलती है, ट्यूब्यूल्स लाइक संरचना निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया। याद रखो, वासा इफ्रेंसिया, ई पहले आता है, डी बाद में आता है, जबकि अल्फाबेटिकली डी पहले आता है और ई बाद में आता है, लेकिन यहाँ ई पहले आएगा और डी बाद में आएगा। ये सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस है, कौन सा चीज पहले आएगी, रेटी, रेटी के बाद कौन सा आया, इफ्रेंसिया, फिर इपिडाइमस, फिर वास डिफरेंस। तो इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया यहाँ से निकलता है, फिर वो किसमें खुला, इपिडाइमस में। इपिडाइमस के कितने पार्ट है, इपिडाइमस एक फंक्शनल, जो स्पर्म का जो फंक्शनल मैचुरेशन होता है वो किसके अंदर होता है, इपिडाइमस के अंदर। काफी लंबे टाइम तक स्पर्म इसमें रुके हुए रहते हैं। ठीक है ना। और इपिडाइमस के भी 3 पार्ट्स हैं, एक ऊपर की तरफ वाला पार्ट कैपुटरी एपिडाइमस, फिर बीच का पार्ट बॉडी ऑफ द एपिडाइमस, और लास्ट कड़ा एपिडाइमस, जिससे क्या निकल रहा है, जिससे वास डिफरेंस निकलती है। कैसी है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस देखो, एपिडाइमस से, कौन सी एपिडाइमस से निकल रही है, कड़ा से, और ये ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि किस पर लूप दे रही है, यूरेटर पर लूप देती हुई यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में ये किसके साथ मिल गई, सेमाइनल वेसाइकल के साथ मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है। उस कॉमन डक्ट को हमने क्या नाम दिया, इजैकुलेटरी डक्ट।
और रिजर्वेटरी डक्ट फिर किसमें खुल गई, यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये तो इसका हुआ। अब पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेसिस की यूनिट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर के क्या बनता है, एक टेसिस का फॉर्मेशन होता है। टेसिस के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये वास्तव में इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ ट्यूनिका प्रोपरिया, देखो बाहर ट्यूनिका प्रोपरिया नाम की लेयर प्रेजेंट होती है और इनर साइड में जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जिससे कौन सी सेल प्रोड्यूस होगी, पीजीसी सेल, ठीक है ना, और उस पीजीसी सेल से फिर इनका फॉर्मेशन होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स पाई जाती हैं, एक तो प्रेजेंट होती है जर्म सेल जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और एक प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। ये देखिए ये सर्टोली सेल, ये सारी सर्टोली सेल्स है, ये और ये सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल का कार्य क्या होता है, सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है, यानी जो ओसाइट वगैरह जो डेवलप होते जा रहे हैं उनको न्यूट्रिशन या पोषण देने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। इसके अलावा सर्टोली सेल एक अंतःस्रावी ग्रंथि के वो उसके एंडोक्राइन की तरह काम करती है, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करती है, एक हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन, सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल से जो हार्मोन निकलता है, ये देखिए सर्टोली सेल, और इससे जो हार्मोन निकलेगा, इससे एक हार्मोन निकलता है AMH। AMH का मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। जनरली क्या है इसका मतलब, एंटी मुलेरियन हार्मोन से सारा अर्थ निकलता है। जनरली क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण, यानी मादा जनांगों का निर्माण किससे होता है, मुलेरियन डक्ट से। किससे, मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। मुलेरियन डक्ट किसका फॉर्मेशन करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उनका फॉर्मेशन मुलेरियन डक्ट से होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन वुल्फियन डक्ट से होता है, WOLFIN। वुल्फियन डक्ट से किसका फॉर्मेशन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो क्या हुआ, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी का मतलब अपोजिट, मुलेरियन यानी किसके अपोजिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी ये मेल के अंदर फीमेल ऑर्गन के डेवलपमेंट को रोकता है, उसके डेवलपमेंट को नहीं होने देता, इसलिए ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक और हार्मोन सिक्रेट करता है, इनहिबिन हार्मोन, प्रतिरोधक हार्मोन। इनहिबिट यानी रोकना, इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन का मतलब रोकना। ये किसको रोकता है, ये FSH के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को रोकता है। अगर FSH का ज्यादा सिक्रीशन होने लगेगा तो स्पर्म की अति उत्पादन होने लगेगा, स्पर्म का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो उसको रोकने का काम भी कौन करता है, सर्टोली सेल। किसके थ्रू, इनहिबिन हार्मोन के थ्रू। इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होगा, ये क्या करेगा, ये FSH जो होता है उसके लेवल को कम कर देता है। क्यों कर देता है, जिससे कि स्पर्म का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ना हो सके, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट, के बाहर की तरफ। ये बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बाहर की तरफ कौन सा स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश के अंदर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल, दो नाम है इसके, इंटरस्टिशियल सेल। ये लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, दोनों नाम है, याद रखना। कई बार टेस्टोस्टेरोन की जगह एंड्रोजन हार्मोन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ कौन सा स्पेस कहलाता है, वो वाला भाग इंटरस्टिशियल अवकाश कहलाता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और लेडिंग सेल्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लेडिंग सेल कहाँ पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर या बाहर वाले भाग में। तो कहाँ प्रेजेंट है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर अंतराली अवकाश में लेडिंग सेल प्रेजेंट होती हैं,
जो क्या सीक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन या क्या एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये किसका हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको बता ही दिया इसमें कितने टाइप की सेल है, 2 टाइप की सेल है, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और सर्टोली सेल स्पर्म को जो भी जितने भी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटो उन सबको क्या देगा, न्यूट्रिशन पोषण देने का कार्य करता है। इसके अलावा ये एंडोक्राइन नेचर का होता है। कौन, सर्टोली सेल हार्मोन सीक्रेट करता है। एक और हार्मोन है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली दो याद रख लो, एंटीमुलेरियन हार्मोन और इनिविन हार्मोन सीक्रेट करता है। एंटीमुलेरियन हार्मोन का काम क्या है, ये मेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट को रोकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, और वुल्फियन डक्ट से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन से, एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कौन सा, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से क्या निकला था, वासाई फ्रेंसिया, वासाई फ्रेंसिया से इपिडाइमस, इपिडाइमस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस किसमें खुला, यूरिनरी ब्लैडर में, किसके साथ मिला, समाइनल वेसाइकल के साथ, समाइनल वेसाइकल और ये दोनों मिलकर के किसमें खुलते, इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर वो यूरिथ्रा में, ठीक है ना, यूरिथ्रा के अंदर। अब मेन यूरिथ्रा वास्तव में किससे मिलके बनी है, इजैकुलेटरी डक्ट से मिलकर के बनी हुई रहती है। ठीक है, अब मेन अपन पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड है, सबसे पहले समाइनल वेसाइकल। समाइनल वेसाइकल जो ग्लैंड्स होती है ये कैसी, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किसके साथ कॉमन मिलती है, ये मिलती है क्या नाम है, वास डिफरेंस के साथ मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। समाइनल वेसाइकल से जो क्या नाम है फ्लूइड सीक्रेट होता है, और वो फ्लूइड जो होता है वो 60 से 70% पार्ट किसका बनाता है, सीमेन का। सीमेन का जो 60 से 70% पार्ट सीक्रेटरी जो सब्सटेंस होता है ना, किससे, समाइनल वेसाइकल से जो सीक्रेशन सीक्रेट होता है, उस सीक्रेशन से सीमेन का, सीमेन क्या होता है, स्पर्म के द्वारा स्रावित पदार्थ को अपन सीमेन कहते हैं। अभी मैं बताती हूँ किस किस से मिलके बनता है सीमेन, है ना। तो उसका कितना परसेंट पार्ट बनाता है ये, 60 से 70%, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इस क्या नाम है समाइनल वेसाइकल से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है, उस फ्लूइड के अंदर, इस समाइनल वेसाइकल से जो फ्लूइड सीक्रेट होगा, जो द्रव स्रावित होता है, उस द्रव के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, मेन फ्रक्टोज, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन फ्रक्टोज और फाइब्रिनोजन, ये में फाइब्रिनोजन ये मेन है, बाकी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं ये 2 चीज इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ये किसमें प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, समाइनल वेसाइकल के अंदर। अब आया प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पियर शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। इसके तरह भी जो ये भी क्या होता है, इससे जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा था ना, उससे समाइनल वेसाइकल से, वो भी कैसा था, अल्कलाइन होता है, और इसमें भी जो द्रव सीक्रेट होता है वो भी अल्कलाइन होता है। लेकिन ये कितना परसेंट भाग बनाती है, केवल 20% पार्ट बनाती है। कितना परसेंट पार्ट बनाएगी ये, केवल उसका 20% पार्ट बनाती है, 20 से 30 फ्लूइड। इससे भी प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक द्रव सीक्रेट होता है, इसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं, और उस फ्लूइड में ये फ्लूइड सीमेन का कितना पार्ट बनाती है, 20 से 30% पार्ट किसका बनाती है, सीमेन का बनाती है। लेकिन इसके अंदर एक प्रोटीन और प्रेजेंट होती है, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन। यहाँ पे देखो समाइनल वेसाइकल से सीक्रेट होती है, इसमें कौन सा नाम क्या था, फाइब्रिनोजन। ये क्या करती है, ये स्पर्म को कोगुलेट करती है, यानी इकट्ठा कर देती है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है, उस फ्लूइड में वो कितना सीमेन का पार्ट बनाती है, 20 से 30%। और इसका काम, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें फाइब्रिनोलाइसिन। ये प्रोटीन जो होती है फाइब्रिनोलाइसिन, उधर लिख देती हूँ, फाइब्रिनोलाइसिन, ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, ये फाइब्रिनोलाइसिन इसको क्या करती है, इस जो जिसको कोगुलेट किया था ना स्पर्म को, उसको एक्टिव बनाने का काम फाइब्रिनोलाइसिन करती है। तो ये कौन सी डक्ट हो गई, ये डक्ट हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर समाइनल वेसाइकल,
फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बचा नेक्स्ट बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि यूरिथ्रा के बेस पर यानी आधार पर प्रेजेंट होती है। इसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। कौन सा नाम है इसका? काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। ये किसके जंक्शन पर प्रेजेंट थी? ये यूरिथ्रा के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। इसके द्वारा भी एक फ्लूइड सीक्रेट होता है, एक द्रव सीक्रेट होता है, जो किया करता है, ये इस मार्ग को अल्कलाइन बनाता है। किसके? यूरिथ्रा के जो मार्ग है, यानी यूरिनोजेनाइटल जो मार्ग होता है या यूरिथ्रा का जो मार्ग होता है, उसको कैसा बनाता है? ये अल्कलाइन बनाता है। कौन? इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, जो द्रव सीक्रेट होता है, उसका काम क्या आता है? इस यूरिथ्रा को के मीडियम को अल्कलाइन बनाना, जिससे स्पर्म इसमें क्या रखे? लाइव रह सके। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे कौन सा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ओके, थैंक्स।